हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है जो कि जल्दी समाप्त होने वाला है। सिलेबस की टेंशन मत लो यार, अभी हम लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं वीडियोस में, उसका रीजन आप सभी नहीं जानते। बच्चा पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है यार, नहीं तो हमें वीडियोज़ देने में कोई दिक्कत नहीं है यार। हम सोच रहे हैं कि लाइव एंड स्मार्ट आपको स्टार्ट कराई जाए, तभी आपके लिए एक अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाए। तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। जो बच्चे कमेंट करें सर लाइव एंड स्मार्ट, बेटा उसी पर ही पूरा वर्क हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अब तक पेशेंस रखते हो, थोड़ा सा और रख लो बेटा, ठीक है ना। हमारे सामने भी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो आपकी क्लासें यहाँ तक 1 जुलाई तक स्टार्ट हो जाती। थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज भी हम गॉस की प्रमेय के 2 अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। एक तो आपके सामने लिखा हुआ अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक और मैं आज आपको कराने वाला हूं गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं दोनों। और इसके बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी जिसमें आपको बचे हुए 2 अनुप्रयोग में पढ़ाने वाला हूं। उसके साथ हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल। ओके चलिए, अगर आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हो तो बच्चा पार्टी लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, देखो इंग्लिश भी जरूरी है, आगे जाके आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। यह आपका इंग्लिश में इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, ठीक है ना। अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित तार है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है, देखो अगर हमें ये डेरिवेशन समझना है तो उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो अनंत लंबाई का हमारे पास एक धनावेशित तार है, ये अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार। धनावेशित मैंने बोला है तो इसका मतलब इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो इसके पूरी जितना लंबा हमारा तार होगा उस पर प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। तो आप यहां पर प्लस प्लस आवेश दिखाओगे, प्लस प्लस प्लस, और थोड़ा नीचे दिखा दोगे प्लस प्लस प्लस। बच्चा पार्टी होता क्या है कि हम इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो यहां पर आप एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ दिखा दोगे कुछ इस टाइप से। रटना नहीं है, डायग्राम को केवल समझ लो, और डेरिवेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं, आपने इससे पहले वाला समझ लिया ना, तो उसी बेस पर ये हमारा डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा, और एल लंबाई का ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। कितनी लंबाई का? एल लंबाई का हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ये खींच लिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप इसको दिखा सकते हो। ये कि हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जो कि एल लंबाई का है। तो एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार है जिसके रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, और हमने इसके चारों ओर एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, ठीक है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो ये लंबाई आप दिखा दोगे एल है, ठीक है बच्चे पार्टी। उसके बाद क्या करना है, देखो इसके 2 पृष्ठ होंगे, समझना। एक तो यहाँ से r दूरी पर हमने एक ये पृष्ठ मानेंगे, और इसके सपाट, अगर मैं कहूँ कि ये बेलन है हमारा, इसका एक ये सपाट पृष्ठ होगा, एक नीचे भी सपाट पृष्ठ होगा, ठीक है। अगर हम इससे तार से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P लें, यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु P है, ऐसे करके आप दिखाओगे डायग्राम में। देखो ये हमारा यहाँ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया, क्या ये वाला बिंदु क्या है बच्चा पार्टी? P है। और बिंदु P पर क्या है, E वेक्टर और DA वेक्टर एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर आप ए वेक्टर दिखा दोगे और यहाँ पर आप डी ए वेक्टर दिखा दोगे। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल माना है, इसका क्षेत्रफल बच्चा पार्टी डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल मैंने ले रखा है जिसका क्षेत्रफल मैंने कितना दिखा दिया? डी ए दिखा दिया। कितना दिखा दिया? डी ए। उसके बाद बच्चों देखो इसके सपाट पृष्ठ भी होंगे, ये क्या है? सपाट पृष्ठ हैं। तो अगर हम सपाट पृष्ठों पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर लें, देखो ई वेक्टर तो बच्चा पार्टी यही डायरेक्शन रहने वाली है, ई वेक्टर की दिशा तो यही रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही रहेगी। लेकिन अगर हमारे ये सपाट पृष्ठ है तो इसका एरिया ऊपर की ओर तो होगा। ऐसे करके था तो एरिया हमने उधर साइड दिखाया, लेकिन जब ऐसे करके पृष्ठ है तो इसका एरिया किधर होगा? ऊपर की साइड। तो हम इसका एरिया जो है बच्चा पार्टी वो हम लोग ऊपर की ओर दिखाएंगे ऐसे करके, डी ए वेक्टर। तो इस कंडीशन में आप अगर एंगल देखोगे यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री का। और ये डिस्टेंस कितना बच्चा पार्टी? r है।
तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक अनंत लंबाई का धनावेशी तार है और इस अनंत लंबाई के धनावेशी तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो तो लेना पड़ेगा ना, वो कितना है लैम्डा। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखो थ्योरी तो बच्चा पार्टी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैं थ्योरी यहाँ पर लिख देता हूँ। माना कि थ्योरी तो को बनाना सीखो। माना कि अनंत लंबाई का धनावेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। कितना है? लैम्डा है। अब हमने क्या किया, इस तार के चारों ओर हमने क्या किया, जिसके चारों ओर L लंबाई का हमने क्या किया बच्चा पार्टी, देखिए जरा, L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा नहीं खींचा। हमारे पास एक अनंत लंबाई का धनावेशी तार है और इसका रेखीय आवेश घनत्व बच्चा पार्टी कितना है लैम्डा। और हमने इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ दिखा दिया। ये क्या है, हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जो कि हमने इस तार के चारों ओर दिखाया है। L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। अगर हम तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश निकालते बच्चा पार्टी, तो आप सभी को पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां से Q निकालूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, λL। आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दोगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत आगे जाके पढ़ने वाली है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो हमने थ्योरी को इस डायग्राम से बनाया। आगे की जो थोड़ी सी थ्योरी है वो भी डायग्राम से ही बनेगी। कैसे बनेगी, तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब डायग्राम देख सकते हो, इस तार से r दूरी पर यहां पर हमने क्या माना है, कोई बिंदु P माना है। क्या माना बच्चा पार्टी, कोई बिंदु P माना है। और बिंदु P पर यहां लिखोगे जहां E वेक्टर व DA वेक्टर, E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है आप सभी निकाल सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। या फिर ये भी लिख सकते हो, तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो थोड़ा सा हम यहां पर और ऐड कर देते हैं, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है। आप सभी देख सकते हो कि बिंदु P जो हमारा है, यहाँ पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण कितना बच्चा पार्टी, एक ही दिशा में दोनों। जब एक ही दिशा में तो इनके बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। बीच का कोण 0 डिग्री है। बिंदु P पर E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो आगे का आपको कुछ नहीं करना, आपने जैसे मैंने पहला डेरिवेशन कराया था उसी तरीके से हमें करना है। थोड़ा बहुत यहां पर चेंज आएगा क्योंकि वहां पर हमने आवेशित गोलीय कोष ले रखा था, बट यहां पर हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, थोड़ा सा तो अंतर रहेगा ना, सारी जैसे नहीं हो सकती है ना। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर, इस DA क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा हमको फाइंड आउट करना है। थ्योरी हमने पूरी की पूरी डायग्राम से बनाई है, हमने अपनी तरफ से कोई भी थ्योरी नहीं लिखी है। तो आप सभी ने बच्चा पार्टी सूत्र पढ़ रखा होगा, d phi e बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे आगे, EDA cos थीटा। क्यों लिखोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आएंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो भी यार मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूं। बट आप सभी यहां पर एंगल देख रहे हो कि E और DA के बीच कितना है, 0 डिग्री। तो मैं आगे क्या करूंगा, EDA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे,
ई डी ए, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। क्या बना दोगे बच्चा पार्टी? इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। अभी हमें देखो बहुत कुछ करना, अभी तो हमने केवल इतने से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा वो निकाल दिया। अगर मैं गॉसियन प्रोसेस से होकर पूछूंगा कि गॉसियन प्रोसेस से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना, तो आपके समझ में सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। बड़ा कुछ भी नहीं यार, आप वही चीज़ें फॉलो करोगे बार बार, वही चीज़ें आगे जाके भी यूज़ होने वाली हैं, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा डायग्राम समझना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, कहाँ हमें कैसे वैल्यू पुट करनी ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सेटिस्फाई कर सकूँ, बट कहते हैं ना हर किसी को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि 100 के 100 में 100 की समझ में आ जाए। 1-2% ऐसे होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता, तो वो दोबारा से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखोगे बच्चों, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर डी फाई ई है, डी फाई ई की जगह आपका फाई हो जाएगा। यार पता नहीं कैसे इंक किसमें से निकल रही है, ज़्यादा फिल होगी, ठीक है आई थिंक, चलो तो डी फाई की जगह फाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि हम गॉसियन पृष्ठ से होकर निकाल रहे हैं ई डी ए, तो ई तो विदाउट चेंजेस रहेगा, तो हम ई को बाहर निकालेंगे, डी ए, ठीक है। आप सभी को पता होगा उम्मीद करता हूं, बट इंटीग्रेशन डी ए के सापेक्ष, ठीक है। तो ये अब देखो बच्चा बट ये है क्या, बेलन है, ठीक है, पूरा बेलन है। और तो यहां पर हम क्षेत्रफल लेंगे 2 पाई आर एल। ये क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, सभी ने पढ़ रखा होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लोग वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर यूज करते थे। वहां पर बच्चा पार्टी क्या होता था, वहां पर पूरा गोला होता था, तो गोले का क्षेत्रफल यूज किया जाता था। बट यहां पर हमने क्या ले रखा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले रखा है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है जब हम हाइट लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 पाई आर एल होगा, तो मैं इस वैल्यू को पर पुट कर दूंगा। इसलिए फाई ई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दोगे, तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये तो हमने निकाला यार कि ऐसे पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये साइड जो होंगी। अगर मैं सपाट पृष्ठों की बात करूंगा, अगर ये सपाट पृष्ठ हैं, यहां लिखोगे आगे, लेकिन सपाट पृष्ठों पर अगर हम सपाट पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो बच्चों वो कितना होगा, फाई ई बराबर, आप सभी को पता है यार, यहां पर मैं डी फाई ले सकता हूं, ई डी ए कॉस 90। अरे यहां पर आप देख सकते हो कि ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैं डी फाई बराबर क्या लिखूंगा, ई डी ए कॉस 90, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बेलन के सपाट पृष्ठ हैं, बेलन के सपाट पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो अगर हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर निकालें कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो हम लोग आगे यही वैल्यू पुट कर देंगे। डेरिवेशन टिपिकल नहीं है, नीचे की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। सपाट पृष्ठों पर हमने देखा वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 निकल के आया। क्यों 0 निकल के आया, क्योंकि आप सभी सपाट पृष्ठों पर, ये सपाट पृष्ठ हैं, अगर हम इन सपाट पृष्ठों की बात करेंगे तो यहाँ पर E और DA दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कॉस 90 की वैल्यू आप सभी को पता है बच्चा पार्टी 0 होती है, ठीक है। चलिए आगे समझिए क्या होने वाला है आगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समय लिखेंगे। इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, कितना वैद्युत फ्लक्स टोटल, ठीक है ना। यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम लोग यूज करेंगे वर्ड को, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। कुछ नहीं करना है यार, जो हमारा ऊपर निकल के आना इसी को हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना देना। लेकिन गॉस के प्रमेय से आगे हमने लिखा भी तो यही था यार, गॉस के प्रमेय तो यूज करनी पड़ेगी, लेकिन गॉस की प्रमेय से
आप केवल एक डेरिवेशन कोई भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसी के तरह से हम लोग आगे के डेरिवेशंस, आगे के अनुप्रयोग, आगे के एप्लीकेशन समझ लेंगे। तो ज़्यादा दिक्कत किसी में नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, अदरवाइज सारा डेरिवेशन सेम होने वाले हैं। जितने भी गॉसेस एप्लीकेशंस हैं सारे सेम हैं, सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत तो चेंजेस रहने वाला बच्चा पार्टी, ठीक है। गॉस के प्रमेय से आप सभी को पता है फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इस इक्वेशन नंबर 4 बना दोगे समीकरण 3 व 4 से, क्योंकि दोनों ही आप देख सकते हो फाई की वैल्यूज हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कर लीजिए अब इसको सॉल्व। E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इस 2 पाई आर एल को इधर प्रतिस्थापित करेंगे, या E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, इसको रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट, क्यू है आपका ऊपर और नीचे आपका क्या रह गया, अभी आर एल रह गया, आर एल। आप आगे इसको यहाँ समझ लीजिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरुआत में, जब मैंने इसको शुरुआत किया था ना, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर मेरा लैम्डा एल था। तो यहाँ लिखोगे बट क्यू बराबर लैम्डा एल, इसलिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लैम्डा एल अपॉन आर एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप इतना छोड़ सकते हो चलेगा, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर रह जाएगा। अदरवाइज आप 2 का गुणा 2 का भाग करके इसको आगे भी कर सकते हो, या मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। या तो आप इतना छोड़ सकते हो, इतने से काम हमारा चल जाएगा, नहीं तो आप 2 का गुणा 2 का भाग कर लीजिए। ऊपर मैं 2 का गुणा करूँगा, या E बराबर 1 अपॉन 2 का भाग करिए नीचे, 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये लिख सकते हो। या इसकी वैल्यू सभी को पता होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी होती है, तो या E बराबर 9 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ तो सभी बच्चों को पता होंगी, सभी बच्चों में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो आज का पहला एप्लीकेशन है, पहला जो अनुप्रयोग है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया है दोबारा से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा क्लियर हो चुका है। एक और एप्लीकेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के साथ 2 एप्लीकेशंस आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल भी मैं आपको 2 एप्लीकेशंस करा दूंगा, तो एज हमारे चैप्टर बच्चा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस यार पेशेंस रख लीजिए, पढ़ाई आपकी बहुत गजब तरीके से कराएंगे, उसी पर बच्चों देखो हम भी फोकस करना है, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से हम लोग रहते हैं ना, उसी का शिफ्टिंग किया जा रहा है यार पूरा का पूरा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा वर्क हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो हम जल्द जल्द ख़त्म करा के आपके लिए सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बच्चे मैथ्स की रिकमेंडेशन करेंगे सर मैथ्स, तो मैथ्स जल्दी स्टार्ट होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो आज का पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा डाल लीजिए, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति, प्रूफ ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम लिख लेना, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना है वो समझिए। देखो बच्चों, ये कोई बिंदु O मान लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, बिंदु O है, और बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और ये प्लस Q आवेश किसी वायु अथवा निर्वात में है। किसमें है, ये वाला जो प्लस Q आवेश आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी वायु अथवा निर्वात में है, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें जानते हो क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इस O को केंद्र मानते हैं और r त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक गोला पूरा का पूरा खींच लोगे r त्रिज्या का, आप अपने प्रकार से बनाओगे तो एकदम गोल आएगा, ठीक है। हो सकता है मेरे यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। गोला बनाना आपको, गोल बनाना एकदम, अगर मेरा कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा तो एडजस्ट कर लेना, चलता है इतना तो, ठीक है। ये बना लिया हमने, ये बिंदु P, और यहाँ पर ये छोटा सा क्षेत्रफल एरिया आपको दिखाना पड़ेगा, ये वाला, ये आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो है बच्चों, ये बिंदु P है, ये क्या है, इतना डायग्राम आपको समझना चाहिए, पहले समझना पड़ेगा,
ठीक है, बिंदु P तक मैंने आपको बता दिया है। और हम क्या करते हैं, बिंदु के P के चारों ओर हमने एक लघु क्षेत्रफल आप सभी को दिखाई दे रहा है DA खींच लिया है ये, और बिंदु P पर E वेक्टर और D वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। डायग्राम में कुछ भी नहीं है। अब इस DA क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वही चीजें निकल के आएंगी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कुछ नया इन्वेंट होने वाला मेरे दोस्त, सारी चीजें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीजें सेम आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मैं यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है, अदरवाइज आगे का जो डेरिवेशन में सॉल्व करूंगा ना बिल्कुल सिमिलर रहेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ लिखोगे, माना कि वायु अथवा निर्वात, क्योंकि मैंने बोला था ना वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर बिंदु आवेश या कोई बिंदु आवेश लिख सकते हो। माना कि वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, प्लस Q रखा है। आप सभी देख सकते हो कि ये जो बिंदु O है इस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और ये प्लस Q आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित है। इतना क्लियर हो गया, प्लस Q आवेश रखा है। अब आगे लिखोगे, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। आप सभी देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद सेम है, माना कि हमारे पास कोई बिंदु O है और बिंदु O पर वायु अथवा निर्वात में कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां तक तो हमने सारी चीजें बिल्कुल डायग्राम से बनाई, वो सारी चीजें डायग्राम से ही बनेंगी, ठीक है। उसके बाद लिखोगे, O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं। एक गोलीय पृष्ठ आप सभी देख सकते हो, गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं या खींचा गया है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो। r त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचा गया, गोलीय पृष्ठ खींचा गया है। तो कुछ सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, ठीक है ना। उसके लिखोगे, बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल DA लिया गया है। आप डायग्राम में देख सकते हो, DA लिया गया है। बिंदु P पर E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है, आप सभी देख सकते हो। बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है ना, बीच का कोण 0 डिग्री है। इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो जो डायग्राम में किया है वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, और आगे की जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल बन गया अगर आप समझोगे तो। इसे थ्योरी समझिए कैसे लिखा है। माना कि वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है या प्लस Q रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये वाला बिंदु P है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद हम बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं। अब इस गोलीय पृष्ठ पर हमने एक लघु क्षेत्रफल, या बिंदु P के चारों ओर हमने एक लघु क्षेत्रफल, ये वाला एक लघु क्षेत्रफल हमने DA दिखा दिया है। अब बिंदु P पर बच्चा पार्टी दोनों की डायरेक्शन एक ही होने वाली है, यही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन रहेगी और इसी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल भी रहेगा। तो बिंदु P पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण आप सभी देख सकते हो, डायग्राम में कितना है, 0 डिग्री है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा मैं यहाँ पर फाइंड आउट करने वाला हूँ। आगे की जो चीजें बिल्कुल सिमिलर है मेरे दोस्त, सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखोगे डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस
थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि E और DA के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर थीटा की जगह कितना वैल्यू यूज़ करूँगा, 0 डिग्री इज इक्वल टू EDA कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या रह जाएगा, EDA। आप इसे इक्वेशन में फर्स्ट बना दोगे। ये उस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास निकल के आ चुका है। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो यहाँ लिखोगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर संपूर्ण पृष्ठ से होकर हम लोग निकालें कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुछ नहीं करना है यार, डी फाई ई की जगह फाई आ जाएगा, आप सभी को पता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे और यहाँ लिख दोगे ई डी ए। जो चीज़ें हम लोग पहले करते आ रहे हैं वही चीज़ें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ई कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ई इंटीग्रेशन के अंदर डी ए। अब आप सभी डायग्राम देख सकते हो। अगर मैं संपूर्ण क्षेत्रफल निकालूँ तो गोले का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा कितना होता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लिखोगे बट इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, इसलिए फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इस इक्वेशन में सेकंड बना दोगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं। देखो डेरिवेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर आपने पहला समझा दूसरा समझा उसी की तरीके से करा रहा हूँ यार, कोई नई चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हमारे पास लेकर आओ यार, जिससे आपके लिए ज़्यादा मेहनत की जाए। देखो वीडियोस ना बनाने का एक और रीज़न सबसे बड़ा ये होता है बच्चा, वीडियोस पर व्यूज़ 1 या 1.5 रहते हैं बस। जानते हो एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत जाता है, लाइव से ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, मैं आगे से इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब समझिए आगे क्या करना। देखो आगे करना जो है वो बिल्कुल सेम करना है जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, थोड़ा सा लास्ट में जाके चेंज होगा, बस उसको समझ लीजिएगा। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना नहीं तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे हम लोग यूज़ करेंगे गॉस के प्रमेय। तो लिखोगे लेकिन गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो आप सभी जानते हो और फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना दीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी फाई ई की वैल्यू है और यहाँ पर भी आप देखोगे ये भी फाई ई की वैल्यू है। तो समीकरण 2 व 3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो लिख दीजिए उस वैल्यू को पहले, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या मेरे दोस्त, मुझे ई का वैल्यू निकालना। तो मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा, या ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ चुकी है। बट हमने लिखा था गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति, तो हमें कूलाम का नियम फाइंड आउट करना है। तो कूलाम का नियम आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी सीख जाओगे 2 मिनट बाद, क्योंकि जो चीज़ें करने वाला हूँ वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएंगी। अब क्या होगा मेरे दोस्त वो थोड़ा समझिए। देखो बच्चों यहाँ पर तो प्लस क्यू आवेश है, हम मानेंगे कि बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। तो मैं यहाँ यही लिखने वाला हूँ, माना कि या फिर यदि बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, यहाँ पर जो है ना ये बिंदु पी जो है यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट या क्यू नॉट रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला बल हमको निकालना पड़ेगा। प्लस क्यू नॉट, यदि बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख दें तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल, तो यार वैद्युत बल के बारे में तो सभी बच्चा पढ़ चुके होंगे, F बराबर, ठीक है ना, Q इंटू यू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। आप लोगों सर क्यू नॉट क्यों लिया, क्योंकि बच्चा हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट माना है, तो मैंने यहाँ पर क्यू नॉट इंटू ई कर दिया। ई की वैल्यू हम लोग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, या ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
क्यू इंटू ये वाला क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने ई की वैल्यू लगा दी, ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट हमारे पास ये था तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को पता चल चुका होगा यही हमारा कूलाम का नियम है। तो यहाँ लिखोगे यही कूलाम का नियम है, एक लाइन नीचे लिख लेना, यही कूलाम का नियम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज मैंने आपको 2 डेरिवेशंस कंप्लीट करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं ये दोनों डेरिवेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपको बच्चों 2 डेरिवेशंस कंप्लीट करा दूंगा, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। उसके बाद हम एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ज्यादा से न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करने हैं। सिलेबस की टेंशन मत लो, फिर मैं आप सभी से कहूँगा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, हर चीज़ एक साथ नहीं होती है। अब हमारे सामने भी कुछ डिफिकल्टीज, कुछ समस्याएं हैं बच्चों, जिस वजह से हम लोग वीडियोस नहीं दे पाते हैं। अगर हम लोग बिजी ना होते तो मुझे वीडियोस देने में क्या दिक्कत है? क्या मुझे आपकी तैयारी नहीं करानी? कौन नहीं चाहता कि उसका चैनल ग्रो ना हो? हर कोई यार मेहनत करता है, मैं भी करूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।